कमरे से चुपचाप निकलते देख लेता है। दामिनी महल में जश्न। दामिनी और भैरव के प्यार के बीच अब सारी दीवारें गिर चुकी हैं। भैरव को मगर कोई दामिनी के कमरे से चुपचाप निकलते देख लेता है। दामिनी महल में जश्न कराती है। सुमन भैरव के लिए खीर लाती है कि तभी वहां नंदी और राघव आ जाते हैं। दो लाल आंखें भैरव पे नजर रखे हुए थी, जैसे वो भैरव की खुशी को निगल जाना चाहती हैं। अब आगे भैरव राघव और नंदी को अपने कमरे में लाता है। उसका कमरा छोटा था, पर आराम की सारी चीजें वहां मौजूद थीं। राघव दिन भर की थकान से बिस्तर पर गिर जाता है। नंदी अपने सामान को निकालने और भैरव को सूचना से भरने में लग जाती है। पता है, राजा साहब ने मुझे एक घोड़ा भी दिया है, पर अभी वो छोटा है, इसलिए मैं उसको अपने साथ नहीं लाई। अब मेरे पास भी बादल और सुनहरी की तरह एक घोड़ा होगा। अच्छा, और उसका नाम क्या होगा? पकपक महाराज, राघव ने छेड़ा। देख लो भैयू, देख लो, राघव भैया मुझे पकपक महाराज कहते हैं। मैं कोई ज्यादा बोलती हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू कहाँ बोलती है, ये तो तेरा मुंह है बस, जो बोलता रहता है। भैयू देखो, नंदी ने रूंधी सूरत बना के कहा। क्यों तंग कर रहे हो हमारे मंत्री जी को? ये तो बस सूचना देते हैं ना। जरूरी सूचना, नंदी ने बात पूरी की। फालतू तो मैं बोलती ही नहीं। नंदी पैर पटकती हुई बाहर चली गई। राघव और भैरव हंसने लगे। भैरव ने राघव की तरफ देखा। कोई बात है? नहीं, क्यों? राघव ने जवाब दिया, पर भैरव को पता था कि कोई बात है, जिसकी वजह से राघव अंदर से उदास है। राजकुमारी दामिनी ने तुम्हारे कारनामों का एक मोटा पुलिंदा भेजा था। लगता है आजकल तुम पर राजकुमारी बहुत मेहरबान चल रही हैं। भैरव का मुंह शर्म से लाल हो गया। अरे अरे भैया, क्या तुम अपनी तारीफ सुन के शर्मा रहे हो? ये बीर की हवा ने हमारे दोस्त के साथ क्या कर दिया है? राघव ने नौटंकी करते हुए कहा। तुम्हें पता है कि तारीफ और बुराई से हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर ये टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहे हो? हम लाल पीले नहीं हो रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है भाई, अब हम भी यहाँ कुछ दिन रहेंगे तो दिमाग हो सकता है तुम्हारी तरह ठीक हो जाए। राघव मटकी से पानी निकालकर पीने लगा। अच्छा, अब जश्न की तरफ चलते हैं। दामिनी तुम लोगों को देखकर बहुत खुश होगी। राघव के मुंह से पानी का फुहार निकल गया। क्या कहा? जश्न में चलो। उसके बाद भैरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजकुमारी की जगह दामिनी कह दिया था, और वो फिर टमाटर की तरह लाल हो गया। कह दो कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। पता नहीं तुम क्या सोचते रहते हो। भैरव बेटा, देखो अभी हमारी शादी भी नहीं हुई और हमको शादी करने का बहुत मन है, पर ये जो तुम्हारे लक्षण है ना, इससे हमको ऐसा लग रहा है कि खुद तो कुंवारे मरोगे और हमको भी कुंवारा ही मारोगे। तुमको मिली भी तो राजकुमारी दामिनी। अबे पागल हो क्या? भैरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। राघव समझ गया। गई भैंस पानी में। बेटा, इस बार कोड़े नहीं पड़ेंगे। राजा साहब तोप से उड़ा देंगे तुमको। राघव कमरे में तेज तेज चलने लगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब भूल जाओ। कुछ दिन बुरा लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। आग में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? भैरव कुछ देर तक जमीन देखता रहा। राघव को समझ में आ गया कि भैरव अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। उसने हारी हुई आंखों से भैरव का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। उसके दोस्त को सच में प्यार हो गया था, गहरा और सच्चा। अब चलें, दामिनी इंतजार कर रही होगी, कहकर भैरव खड़ा हो गया। महल में जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेहमान मेज पर बैठे थे। जब भैरव और राघव दरबार में गए तो दामिनी मंच पर खड़ी थी। कमरे में बीर के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, बस भानु वहां नहीं था। भानु पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर वक्त गांव के बाहर आश्रम में ही बिताने लगा था, जैसे वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हो। दामिनी की नजरें भीड़ को चीरती हुई दूसरे कोने में खड़े भैरव से जा मिली। अच्छा, तो आग दोनों तरफ बराबर लगी है, राघव ने भैरव के कान में कहा। भैरव राघव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हमारा काम था आगाह करना, हमने कर दिया, अब तुम जो चाहे करो। राघव उनकी तरफ बढ़ती दामिनी को देखकर चुप हो गया। दामिनी नंदी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ी। तुम कब आई?
नंदी ने भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हम तो शाम को ही पहुंचे हैं राजकुमारी। हाँ, पिताजी ने तुम लोगों के आने की बात चिट्ठी में लिखी तो थी, पर कब आओगे ये नहीं लिखा था। हमने भैरव को इसलिए नहीं बताया कि हमने सोचा एकदम से देखेगा तो और खुश हो जाएगा। दामिनी ने भैरव की तरफ देखकर कहा। राघव के गले में कुछ फंस गया। चल नंदी, कुछ खाते हैं। राघव और नंदी चले गए। दामिनी भैरव के साथ खड़े होके मेहमानों से भरे इस कमरे को देखने लगी। कैद खाने से कुछ कैदियों को भी कम करना होगा। उनमें से कुछ को फांसी की सजा हुई है। एक बार हम चाहते हैं कि तुम देख लो। हमने सुरक्षा मंत्री जी से बात कर ली है, किसी भी समय उनसे जाकर मिल लेना। जी राजकुमारी जी। और कुछ? और किसी समय हमसे भी आकर मिल लेना। दामिनी की आवाज में शरारत थी। दामिनी मुस्कुराकर आगे चली गई। भैरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर राघव और नंदी की तरफ बढ़ गया। आधी रात को राजकुमारी दामिनी की चीख से भैरव की नींद खुली। वो भागते हुए दामिनी के कमरे में गया और देखा कि एक नवजात बच्चा सुर्ख लाल रंग का, जैसे अभी अभी खून से नहा के आया है। वो बच्चा अपनी लाल आंखों से निकलने वाली खतरनाक लाल रोशनी से उन्हें जला देने वाला है। लेकिन भैरव राजकुमारी के सामने आ जाता है। बच्चा जोर से हंसते हुए गायब हो जाता है और इसी के साथ भैरव की नींद खुलती है और देखता है कि अभी भी अंधेरा ही है। सच में दामिनी उसके कमरे में आई है, सामने खड़ी है। उसके चेहरे पे डर नहीं, पहले प्यार का खुमार है। राघव और नंदी पिछले दिन के सफर से थके गहरी नींद में सो रहे थे। भैरव हड़बड़ा के अपने बिस्तर पर बैठा। दामिनी आंखों में शरारत लिए उसने कमरे के छोटे से हिस्से में गहरे नींद में सोते हुए राघव और नंदी की तरफ इशारा किया और मुंह पे उंगली रख के उससे चुप रहने को कहा और उसका हाथ पकड़कर उससे उठने के लिए कहा। भैरव उठ के बिना आवाज के दामिनी के पीछे चल दिया। वो दोनों बाहर आए तो वहां भी सन्नाटा था। दामिनी, हम कहां? पर दामिनी ने भैरव को इशारे से चुप करा दिया और हल्की आवाज में फुसफुसाई, या नहीं। दामिनी उसका हाथ पकड़े पकड़े उसे महल के बाग की तरफ ले गई। हवा ठंडी पर साफ थी। चिड़ियों के चहकने की आवाज में दामिनी बढ़ती जा रही थी। वो नदी के किनारे पहुंचे। भैरव और दामिनी महल के बाग और जंगल की सीमा पर खड़े थे। दामिनी ने उसे सुकून देने वाले जंगलों की तरफ में मोड़ लिया, जहां सूरज की सवारी निकलने की तैयारी कर रही थी। बहुत खूबसूरत। भैरव ने सामने के नजारे को देखते हुए कहा, लेकिन हम यहां क्यों आए हैं, और वो भी इतनी सुबह? इसके लिए, दामिनी ने कहा और भैरव के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने अपनी लंबी उंगलियों को भैरव के गले के पीछे बालों में फंसा दिया। उसकी आंखों में प्यार और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। दामिनी आम लड़कियों से लंबी थी, फिर भी भैरव के कंधे तक ही आती थी। वो अपने पैरों पर ऊपर उठी और उसने भैरव के होंठों को अपने होंठों से छू लिया। भैरव को अब तक दामिनी के छुअन का आदी हो जाना चाहिए था, पर हर बार वो उसे छूती तो उसे अपने अंदर एक धमाका सा महसूस होता था। उसे पता नहीं चला वो कब जंगल के फर्श पर लेटा। उसे आगे का कुछ पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उस जंगल में कितना समय बीता था। ना ही उसके अंदर खुद को दामिनी से अलग करने की ताकत थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसकी बाहों में थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे। कम से कम 100 साल के लिए वो इस तरह, इस हाल में इस लड़की को देखकर काट सकता था। दामिनी ने उसके भटक रहे हाथ को रोका। अब बस, रोशनी हो गई है, हमें महल की तरफ चलना चाहिए। दामिनी उठ के अपने बालों और कपड़ों को ठीक करने लगी। भैरव इस बात के पक्ष में नहीं था, पर वो जानता था कि दामिनी सही कह रही है। दामिनी ने पलटकर उसको एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। पहले हम जाएंगे, फिर आप आएंगे, ठीक है? भैरव वहीं घास पर लेटा रहा और दामिनी जंगल में गायब हो गई। भैरव वहां कुछ देर लेटा दामिनी के बारे में सोचता रहा। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक आसपास अंधेरा छा गया और सन्नाटा हो गया। भैरव को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक आदमी की कमजोर खुरदरी आवाज, मुझसे छुप नहीं सकते हो, बस कुछ दिन और मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा।
एक क्रूर हंसी के साथ आवाज बंद हो गई। भैरव की आंख खुली तो वो वहीं घास पर जंगल में लेटा था जहां कुछ देर पहले उसे दामिनी ने छोड़ा था। शायद उसकी आंख लग गई थी, पर वो आवाज, ऋषिराज उसे ढूंढ रहा था। क्या दामिनी वीर के हालात बदलने में हो जाएगी कामयाब, या कोई नई बगावत पैदा हो जाएगी? क्या होगा दामिनी और भैरव के प्यार का अंजाम? ऋषिराज से आखिर कब तक छुप पाएगा भैरव? अब तक आपने सुना कि राघव और नंदी के आने से भैरव बहुत खुश है। भैरव राघव को अपने और दामिनी के बारे में बता देता है। राघव उसको बताता है कि राजकुमारी दामिनी से प्यार का अंजाम खतरनाक हो सकता है, लेकिन भैरव दिल के हाथों मजबूर है। राजकुमारी दामिनी को वीर के हालात सुधारने का ये सफर कुछ कैदियों को फांसी की सजा देकर शुरू करना होगा। अब आगे भैरव राघव के साथ जब गांव में घुसता है तो देखता है कि गांव के चौराहे पर एक मंच सा बना है जिस पर फांसी का फंदा लटक रहा है। भैरव को यह महसूस होता है कि उसे देखकर गांव वाले डर रहे थे। शायद सबके सामने फांसी देने का मकसद ही यही था कि लोग गलत काम करने से डरें। भैरव सुरक्षा मंत्री के घर की तरफ बढ़ गया। भैरव और राघव को एक नौकर ने बैठक की तरफ इशारा किया। उनके पहुंचते ही मंत्री जी ने अपनी कागज से भरी मेज से गर्दन उठाई। आओ आओ भैरव, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कुल 50 लोगों को फांसी दी जानी है। ये हैं उनके नाम। तुम लोग पहले इन्हीं से शुरू करो। बाकी और लोगों की अभी मैं बना नहीं पाया। 50 लोगों को फांसी? राघव चौंका। हम जानते हैं कि इतने लोगों के कम होने से कुछ नहीं होगा। हम और लोगों का बंदोबस्त करते हैं। मंत्री जी, 50 आदमी बहुत होते हैं और ये लोग इंसान हैं, भेड़ बकरी नहीं कि कुछ की भलाई के लिए इनकी बलि चढ़ा दी जाए। 2 ही तरीके हैं पैसे बचाने के, या तो हम मरेंगे या ये। तुम क्या चाहते हो? मंत्री जी ने झल्लाकर कहा। इनका जुर्म क्या है? चोरी चकारी लूटपाट यही सब। और तुम्हें इन चोरों की फिक्र खाई जा रही है। किस चीज की चोरी? अब ये सब हम नहीं जानते। देख नहीं रहे, हमें इतना काम है। तुम लोग ये सूची जाके महल में दे दो, हम दूसरी बना के कल तक भेज देंगे। मंत्री जी इतना कह के अपने कागजों पे झुक गए। भैरव जानता था कि मंत्री जी इससे आगे और कुछ नहीं बोलेंगे। वो राघव के साथ बाहर आया। यार, कुछ तो गड़बड़ है। हमको लगता है ये मंत्री लोग जानबूझकर सारे बंदियों को मारने पे तुले हैं ताकि इन्हें अपनी जेबें ना हल्की करनी पड़े। सच तक पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, राघव ने कहा। भैरव दिमाग लगा रहा था। सामने उसे हलवाई की दुकान दिखी। मिल गया रास्ता। चलो। भैरव हलवाई की तरफ बढ़ा। भैया, ये बिहारी लाल का घर कहां पे है? भैया? कौन बिहारी लाल? अरे वही जो कैद खाने में बंद है। अच्छा, वो उसका घर तो खलियान के पीछे है बाबू, पर उसके यहाँ कोई मिलेगा नहीं। एक बूढ़ी माँ है बस, वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। वो तो 4 महीने से बंद है बेचारा। अच्छा, वो बंद क्यों हुआ था? भैरव ने पूछा। अरे भैया, क्या बताएं, किस्मत खराब थी बेचारे की। बस ये कहो कि गलत समय पर गलत जगह पर मिल गया। किसी को मार वार दिया था क्या? अरे नहीं भैया, वो बेचारा तो एक चींटी नहीं मार सकता, वो आदमी क्या मारेगा। बेचारे की माँ बीमार रहती थी, उसके घर खाने को कुछ नहीं था, तो श्यामदीप बापू से उसने कुछ अनाज मांग लिया। उन्होंने जाके खेत से काटने को कह दिया। वो खेत में गेहूं काट रहा था कि तभी अचानक वहां सिपाही पहुंच गए। पता चला कि वो राजा का खेत था। बेचारा लाल बिहारी श्यामदीप का खेत समझकर काट रहा था, उसी में पकड़ा गया और अब कैद खाने में बंद है। भैरव ने राघव की तरफ देखा। मंत्री जी की दी हुई सूची राघव की तरफ बढ़ा दी। उसमें सबसे ऊपर नाम लाल बिहारी का था। भैरव और राघव सूची में मौजूद लगभग हर नाम के घर गए और पूरी बात पता की। उनमें से सब छोटे मोटे कारण से कैद खाने में बंद कर दिए गए थे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो हत्या में बंद थे। भैरव को गांव से लौटते लौटते शाम हो गई थी, फिर भी वो महल पहुंचते ही कैद खाने की तरफ गया। जब भैरव वहां पहुंचा तो रात का खाना बंटना शुरू हुआ था। एक सिपाही पत्तल में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी दाल कैदियों को दे रहा था। भैरव का दिल अंदर से हिल गया। क्या इन अमीर मंत्रियों को इन गरीबों की ये 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी दाल भी खटक रही थी, जिसके लिए वो उनकी जान लेने पर तुल गए थे?
भैरव जब दामिनी के पास पहुंचा तो दामिनी खाने की मेज पर बैठी थी। उसकी थाली कई तरह के पकवानों से सजी थी। दामिनी ने उसे खाने का न्योता दिया, पर भैरव की भूख मर चुकी थी। भैरव ने फिर भी हिम्मत की। सुरक्षा मंत्री ने 50 लोगों को फांसी देने की सूची भिजवाई है। 50? बस हम 50 लोगों को फांसी देंगे दामिनी? वो लोग नहीं है भैरव, वो अपराधी है। वो चोरी में बंद है। क्या चोरी अपराध नहीं है? हाँ, पर भैरव, मुझे कई सारी चीजों के बारे में सोचना है। तुम जानते हो मेरी जगह पर बैठ के सही फैसला लेना कितना मुश्किल है। मैं अपने मंत्रियों को नाराज नहीं कर सकती, वो सब मेरा विरोध करने लगेंगे। तो क्या तुम उन्हें खुश करने के लिए निर्दोष लोगों की जान ले लोगी? वो निर्दोष तो नहीं है, उन्होंने चोरी की है। भैरव बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन भैरव जब रात को कमरे में लेटा तो उसे कई चीजों का एहसास हुआ। उसकी दुनिया और दामिनी की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो आज लाल बिहारी जैसे लोगों का दर्द महसूस कर रहा था, पर राजकुमारी को शायद अपने मंत्रियों का दर्द महसूस हो रहा हो। राघव भैरव के मन को जैसे पढ़ सकता था। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? यही सोच रहे हो ना कि राजकुमारी को बिहारी लाल जैसे लोगों की सच्चाई अगर बताई जाए तो क्या वो समझ पाएंगी? हाँ, समझ तो जाएगी। दामिनी दिल की बहुत अच्छी है, पर वो उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकती। और अगर आप दर्द महसूस नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप सही या गलत का फैसला सही से कर सकते हैं। मेरी समझ में बस ये नहीं आ रहा कि मैं दामिनी को कैसे समझाऊं कि इंसान कितनी मजबूरी में खाना चुराता है। उसके लिए कोई फांसी पे थोड़ी ना टांग देता है। नंदी इनकी बातें सुन रही थी। वो झट से अपना बिस्तर छोड़ के भैरव के सर पर खड़ी हो गई। भाइयों, ये लोग खाना चुराने पर फांसी दे देते हैं। तू अभी तक सोई नहीं? हम नींद कैसे आएगी? मैंने तो न जाने कितनी बार आरती चाची के यहाँ से अचार चुराया है, चाचा के बाग से सेब चुराया है। मुझे तो ये लोग पक्का फांसी पे टांग देंगे। नंदी रुआंसी हो गई। कोई नहीं टांगेगा तुझे फांसी पे। पर भैया सच्ची, मैंने जान के थोड़ी ना चुराया था। भूख लगी थी तो ले लिया। खुद राजकुमारी होती तो वो भी यही करती। नंदी ने लगभग रट हुए कहा। राघव की आंखें चमक गईं। अरे जियो पकपक महाराज, मान गए तुमको। राघव ने नंदी को उठा के अपने कंधे पर बैठा लिया। हमको फांसी पे टांग देंगे इसलिए खुश हो रहे हो ना तुम? ना रहेगा पकपक महाराज, ना करेगा कोई पकपक। तू रो क्यों रही है? मैंने कहा ना, कोई नहीं टांगेगा तुझे फांसी पे। किसी को पता ही नहीं है कि तू सेब चुराती है। भैरव ने उसे समझाया। नंदी को बात कुछ समझ में आई। हाँ भैयू, पता तो नहीं है, पर पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। भैरव सुनना, अगर राजकुमारी किसी ऐसी जगह पर फंस जाए जहां उन्हें खाना चुराना पड़े तो? तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर तीनों के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन राघव सुबह सुबह ही जंगल की तरफ निकल गया। जब दोपहर में उसने भैरव को आके सब बताया, तब भैरव ने दामिनी से कहा कि जंगल में एक आदमखोर शेर आ गया है और उसी के शिकार के लिए भैरव को जंगल जाना पड़ेगा। हो सकता है 2-1 दिन लग जाए। भैरव जानता था कि दामिनी को शेर बहुत पसंद है। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। शेर का शिकार? हम भी चलेंगे, पर वो काफी खतरनाक है राजकुमारी, सुरक्षा मंत्री ने कहा। उसमें ही तो मजा है मंत्री जी। हम शिकार पे जाएंगे, आप लोग तैयारी करें। भैरव ने राघव की तरफ देखा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। दूसरे दिन राजकुमारी, भैरव, राघव, 7-8 सिपाही और 2 दासियां शिकार पे निकले, पर दरवाजे पर नंदी पीछे लग ली। बच्चे शिकार पे नहीं जाते नंदी। भैरव ने समझाने की कोशिश की। हम बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे भैयू, पक्का। हम पक बातें भी नहीं करेंगे, पक्का। नंदी ने अपने सर पर हाथ रख के कहा। भैरव जानता था कि वैसे तो कोई खतरा नहीं था, पर जंगल में जाने का मतलब था कुछ भी हो सकता था। ठीक है नंदी, ठीक है। नंदी भी साथ चलेगी। लड़कियों को भी शिकार पर चलना चाहिए, राजकुमारी दामिनी ने कहा, और नंदी खुशी से उछल पड़ी। राजकुमारी और भैरव के पीछे शाही टोली जंगल की तरफ बढ़ी। करीब 1 घंटे बाद वो जंगल के काफी अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा लग रहा था। राघव ने गांव के 2 लोगों से बात करके दामिनी और उनकी टोली को यहीं 2 दिन के लिए बंदी बनाने को कहा था, ताकि वो बिना खाने के 2 दिन तक जंगल में रहें। और उसके बाद वो लोग हालात ऐसे बना देते कि जीने के लिए दामिनी को खुद खाना चुरा के खाना पड़ता। पर वो गांव वाले थे कहां?
भैरव ने राघव की तरफ देखा। राघव ने भी कंधे उचकाए। वो समझ गया कि राघव को भी कुछ नहीं पता। भैरव को पता था कि जंगल में इससे आगे खतरा था। उसने वहीं से लौटने की ठानी ही थी कि तभी दामिनी ने भैरव की दाईं ओर इशारा किया। पहाड़ी की परछाई में उन्हें अपनी दुनिया में मस्त शेर चलता दिखाई दिया। दामिनी की आंखें चमक गईं। भैरव ने उसे इशारे से आगे बढ़ने से मना किया, पर दामिनी को जैसे कोई धुन सवार हो गई। वो शेर की तरफ बढ़ने लगी। भैरव ने नंदी को राघव के घोड़े पे किया और खुद भी दामिनी के साथ आगे जाने लगा कि तभी उन्हें सामने एक हिरन दिखा। शेर भी शायद उस हिरन की तरफ ही बढ़ रहा था। भैरव ने हिरन को आगाह करने के लिए एक पत्थर उसकी तरफ फेंका। हिरन चौंका, उसके बाद भागा। शेर भी उसके पीछे भागा। उसके पीछे भागी दामिनी और दामिनी के पीछे पीछे पूरी टोली। कुछ देर बाद शेर अचानक गायब हो गया। दामिनी फिर भी आगे बढ़ती रही। भैरव उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर दामिनी जैसे किसी की सुन ही नहीं रही थी कि तभी न जाने कहां से शेर ने दामिनी के घोड़े पर हमला किया। दामिनी ने शेर के पीछे भागकर शेर को ललकार दिया। शेर का एक पंजा पड़ते ही दामिनी का घोड़ा पलट गया और दामिनी दूर जाके गिरी। भैरव अपने घोड़े से कूदकर अब दामिनी और शेर के बीच में खड़ा था। शेर ने एक कदम पीछे लिया और छलांग मारने की तैयारी की। भैरव ठीक शेर की आंखों में देख रहा था। भैरव ने अपनी कमर से तेजस निकाला। शेर कुछ देर उसको देखता रहा। फिर न जाने क्यों भैरव को लगा कि शायद वो उसे नहीं बल्कि उसके हाथ में तेजस को देख रहा है। शेर अचानक मुंह घुमाकर जंगल में गायब हो गया। थोड़ी देर तक तो भैरव ने इंतजार किया। फिर वो भाग के दामिनी के पास पहुंचा। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं, मैं ठीक हूं, पर मेरा घोड़ा। दामिनी और भैरव जब तक घोड़े के पास पहुंचे वो मर चुका था। शेर का पंजा ठीक उसके गले पर पड़ा था। बाकी की टोली भी वहां पहुंच गई। दामिनी के हाथ पे हल्की सी चोट थी। तुमसे कहा था कि अंदर मत जाओ, पर तुमको तो जैसे सुना ही नहीं। भैरव, हम सच में नहीं जानते थे हमें क्या हो गया था। हमें ऐसा लगा कि हमें उस शेर के पीछे जाना चाहिए, इसलिए हम अंदर चले आए, बस। चुप। भैरव की गर्दन के पीछे के बाल सतर्क हो गए थे। पूरी टोली शांत हो गई। भैरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे पेड़ के अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं दिखा। एकदम से कहीं से ढोल पीटने की आवाज आई। उसके बाद अचानक उन अंधेरों में से कुछ शक्लें निकली। चेहरे पर लाल रंग लगाए और आंखों के नीचे काली धारियां खींचे। अजीब सी शक्लें। दामिनी और भैरव अपनी टोली के साथ हर तरफ से आदिवासियों से घिर चुके थे। क्या दामिनी को सच में भैरव की आवाज नहीं आई थी, या कोई और शक्ति थी जो दामिनी को अपने पास बुला रही थी? क्या दामिनी को सबक सिखाना भैरव को पड़ जाएगा भारी? क्या भैरव दामिनी और नंदी को इस खतरनाक लोगों से बचा पाएगा? जानने के लिए